Welcome students in the next lecture of measurement। हम लोग मेजरमेंट में सबसे पहले यूनिट, फिर डायमेंशन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, फिर इंस्ट्रूमेंट्स, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब के बारे में पढ़े। उसी तरह से हम लोग अगर मास और टाइम के मेजरमेंट की बात करें तो मास के मेजरमेंट के लिए हम लोग सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मास के मेजरमेंट के लिए हम लोग रॉड बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये रॉड बैलेंस एक होता है जिसको बीम बैलेंस भी कहा जाता है, और एक दूसरा होता है स्प्रिंग बैलेंस, जिसमें देखते हैं कि स्प्रिंग लगा हुआ है, तो हम कहते हैं कि वो वेट मीजर करता है, वो मास मीजर नहीं करता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे फोर्स नाम का चैप्टर होगा, उसमें पढ़ेंगे कि रॉड बैलेंस मास मीजर कैसे करता है और जो स्प्रिंग बैलेंस है वो वेट कैसे मीजर करता है। और दूसरा टाइम के लिए, तो टाइम मेजरमेंट के लिए क्लॉक होता है, जिसमें एक पेंडुलम क्लॉक होता है। तो पेंडुलम आप जानते हैं कि पेंडुलम क्या होता है कि कोई भी जो हैवी मास को एक रस्सी के सहारे में लटका देते हैं, इसको बॉब बोला जाता है। और ये स्ट्रिंग है, तो इस सिस्टम को पेंडुलम कहते हैं कि ये ऑसिलेट करने के लिए फ्री होता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है। ऑसिलेशन हम कह सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। तो यहां पर एक टर्म आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक टर्म आता है। तो ये टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन यानी एक ऑसिलेशन में लगने वाला समय। तो एक ऑसिलेशन कहते हैं किसको है? तो एक ऑसिलेशन का मतलब है कि ये जो बॉब है वो एक बार यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया और फिर वापस यहां पर आया। यानी जहां से शुरू हुआ था और जिस डायरेक्शन में शुरू हुआ था उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। एक बार तो ये यहां से यहां गया और यहां से वापस आने में यहां आया, लेकिन ये हाफ ही ऑसिलेशन कहलाएगा, क्योंकि शुरू हुआ था इस डायरेक्शन में और यहां जब आ रहा था तो उसका वेलोसिटी किधर था? इस डायरेक्शन में था। तो नहीं, पोजीशन एंड वेलोसिटी दोनों सेम होना चाहिए। जो मिनिमम टाइम में ऐसा होगा वो टाइम पीरियड होगा, जो सबसे कम से कम समय में पोजीशन भी वही होना चाहिए और वेलोसिटी भी वही होना चाहिए, यानी डायरेक्शन भी वही होना चाहिए। यानी कब हो रहा है? यहां से यहां गया, फिर यहां से आया और वापस यहां आया। तो इस पूरा एक कंप्लीट ऑसिलेशन का रहा है, और उसमें जो टाइम लग रहा है उसको एक टाइम पीरियड कहते हैं। तो यहां पर एक टर्म है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम यानी वैसा पेंडुलम जो टिक करता है 1 सेकंड, जो 1 सेकंड बताता है। इसका टाइम पीरियड जो होता है सेकंड पेंडुलम का वो 2 सेकंड होता है। यानी ये 2 सेकंड में एक कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब एक बार इधर गया तो टिक किया, एक बार इधर आया तो टिक किया। तो इस तरह से टाइम मेजरमेंट के लिए सिंपल पेंडुलम का इस्तेमाल होता है। तो सिंपल पेंडुलम भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझेंगे, अभी सिर्फ नाम जान लीजिए, है ना। अब जो आगे हम लोग चीज पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़े? इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़े, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज और सिंपल स्केल जो हमारे घर में था, वो यही सिंपल स्केल मेन स्केल के रूप में इस्तेमाल हो रहा था सब जगह। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ एक हम लोग जीरो एरर पढ़े जो जीरो से रिलेटेड था, और वो पॉजिटिव जीरो एरर और निगेटिव जीरो एरर ये था। अब हम लोग ओवरऑल एरर के बारे में पढ़े कि अगर हम बात करें एरर्स इन मेजरमेंट, मतलब कि अगर कोई मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो उसमें गलतियां होने की संभावना है। तो अगर हम लोग कहें कि एरर्स, व्हाट इज एरर्स है, एरर क्या है, तो हम इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी अनिश्चितता। मेजरमेंट में अगर हम कोई चीज को नाप रहे हैं वहां कुछ अनिश्चितता है, मतलब कि अगर 2.45 लिखेंगे 2.46 लिखें, ये कंफ्यूजन हो रहा है, तो जो भी लिखेंगे वो गलत लिखेंगे।
तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर। ये एरर दो तरह का होता है, एक सिस्टमैटिक एरर और दूसरा रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर क्या है? तो सिस्टमैटिक एरर होता है कि द एरर whose tendency to move in one direction always। कहता है वैसा एरर जिसका टेंडेंसी हो जैसे कि मूव करने का एक ही डायरेक्शन में। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर हमेशा आप कम नाप रहे हैं तो हमेशा कम नापेंगे, और हमेशा ज्यादा नाप रहे हैं तो ज्यादा, यानी हमेशा अगर पॉजिटिव एरर कर रहे हैं तो पॉजिटिव एरर करेंगे, हमेशा नेगेटिव एरर कर रहे हैं तो नेगेटिव एरर करेंगे। तो इसका एग्जांपल हम कर सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर जो हम लोग जीरो एरर जो पढ़े थे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, वो इसका एग्जांपल होगा कि जो इंस्ट्रूमेंट में ही अगर गड़बड़ है, हमारा मेन स्केल, हमारे पास जो घर में स्केल है उसका जीरो टूट गया है, हम लोग बार बार ज्यादा नाप रहे हैं या बार बार कम नाप रहे हैं, तो ये एरर जो है वो सिस्टमैटिक कहलाएगा। लेकिन रैंडम एरर क्या कहूं कि इसका कोई रैंडम, मतलब इसका कोई ठिकाना नहीं है कि किधर मूव करेगा, कि द एरर whose tendency to move in either direction, either direction। जैसे मान लो कहते हैं, हम इसमें कह सकते हैं कि एरर ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, कहीं टेम्परेचर ज्यादा है कहीं टेम्परेचर कम है। तो मेजरमेंट अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा, मान लो एक ऐसा हम स्केल लिया है जो कि मेटल का बना हुआ है, वो 25 डिग्री सेल्सियस पे उसकी लंबाई एक्चुअल है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे नापेंगे तो उसका लंबाई बढ़ गया होगा, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ के 2.5 हो रहा होगा, लेकिन लिखा हुआ तो वहां पे 2 ही सेंटीमीटर ना है, तो हम नापेंगे क्या 2 सेंटीमीटर, यानी कि है 2.5 और नाप रहे हैं कितना 2 सेंटीमीटर, तो एरर कर रहे हैं ना। और कहीं पर 50 के जगह पे 10 हो गया तो वहां पर सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये जो रैंडम एरर हुआ और वो सिस्टमैटिक एरर हुआ। हम लोग एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एरर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए लेंथ हम लोग लिख रहे हैं, तो लेंथ बराबर लिखे ऐसे 4 + -0.1 इतना सेंटीमीटर। दैट मींस इसका मतलब है कि 4 सेंटीमीटर लेंथ नापा गया है और उसमें अनसर्टेनिटी जो है 0.1 प्लस माइनस है, यानी उसमें 0.1 का गलती हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, यानी ये एक्चुअल लेंथ है, ये एक्चुअल मेजरमेंट है और ये अनसर्टेनिटी यानी एरर है। मतलब हम किसी भी मेजरमेंट को, जैसे मान लीजिए टाइम लिखना है, हम लोग 4.0 ± 0.1 सेकेंड लिखे, तो यानी 4 सेकेंड मेजरमेंट है हमारा और उसमें 0.1 सेकेंड का क्या है, एरर है। ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी नंबर को। तो चूंकि फिजिक्स में हम लोग यहीं से बैठे बैठे मार्क्स पे पहुंचते हैं, तो जो मैक्सिमम एरर का पॉसिबिलिटीज है उसको हटा दिया जाता है। तो जहां भी अगर एरर नहीं दिया हुआ है कि एरर कितना है, तो अगर आपको दिया हुआ है, जैसे ये कोई मेजरमेंट लेंथ का नापे, देखिए एक सिंपल, अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ हो तो आपका सिंपल स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है, स्केल का जो आपके पास है वो क्या होता है 1 मिलीमीटर, या इसको आप कह सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। आपके पास वर्नियर कैलिपर है, उसका हो जाता है 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर, और जो आपके पास स्क्रू गेज है वो स्क्रू गेज का 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो आपका स्केल है वो डेसिमल के 1 प्लेस तक नापेगा सेंटीमीटर में, वर्नियर कैलिपर डेसिमल के 2 प्लेस तक नापेगा सेंटीमीटर में, स्क्रू गेज 0.001। यानी अगर आपको कहीं पर लेंथ दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर, कहीं पे दिया हुआ है 4.24 सेंटीमीटर, कहीं पे दिया हुआ है 5.567 सेंटीमीटर, इसका ये मतलब है कि यहां इस्तेमाल आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट का किया है जिसका रिजोल्यूशन भी कहते हैं, लिस्ट काउंट जो होता है उसको रिजोल्यूशन भी कहा जाता है।
रिजोल्यूशन मतलब वो कम से कम कितना नाप सकता है, डेसिमल के 1 प्लेस, डेसिमल का 2 प्लेस, डेसिमल का 3 प्लेस, यानी ये कम रिजॉल्व है, ये ज्यादा रिजोल्यूशन है इसका। तो कहता है कि ये डेसिमल के 1 प्लेस तक नाप सकता था, ये डेसिमल के 2 प्लेस तक, ये डेसिमल के 3 प्लेस, यानी इसका मतलब है कि आप सिंपल स्केल से लिए होंगे रीडिंग, ये वर्नियर कैलिपर से लिए होंगे और ये स्क्रू गेज से लिए होंगे, इसका मतलब यही है। तो यानी डेसिमल के 1 प्लेस तक नाप सकता है, ये डेसिमल के 2 प्लेस तक, ये डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो आप एरर कितना कर सकते हैं, जो एक उसका मिनिमम लिस्ट काउंट है उतना ही कर सकते हैं, 4-5 लिस्ट काउंट के बराबर थोड़ी ना एरर हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। संभव पॉसिबिलिटीज क्या, एक हम छोड़ दें या एक एक्स्ट्रा ले लें, यही ना, 4.5 की जगह 4.6 लिख दें, या 4.65 है तो 4.65 और 6 में हमको कंफ्यूजन हो सकता है। यानी यहां जो एरर हो सकता है वो ±0.1 का हो सकता है, यहां जो एरर हो सकता है वो ±0.1 का हो सकता है, और यहां जो एरर हो सकता है वो ±0.001 का हो सकता है। मतलब कि जो उसका लिस्ट काउंट है उतना ही ना हम छोड़ सकते हैं, यानी कि ये 3 डेसिमल के 3 अंक तक यानी 0.001 सेंटीमीटर नाप रहा था, तभी नहीं ऐसा होगा। तो जहां नहीं देगा एरर वहां हम अपने मन से लिस्ट काउंट को एरर मान लेंगे कि जो उसका लिस्ट काउंट होगा, जहां दिया हुआ है वहां तो कोई बात है ही नहीं। तो किसी भी समझे हम लोग कि किसी भी मेजरमेंट को एरर के साथ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि 4 ±0.1 मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है और ये एरर है। तो जब एरर की बात होगी तो इसका इस्तेमाल करेंगे, जब वैल्यू का बात होगा तो इसका। जब मान लीजिए लेंथ दिया हुआ है हम लोग को पेरीमीटर निकालना, कुछ निकालना, तो हम वैल्यू यही लेंगे, एरर को हम छोड़ेंगे, एरर फिर बाद में अलग से कैलकुलेट होगा। तो यहां पर 2 चीजें आती हैं, एक आती है फ्रैक्शनल एरर और दूसरा परसेंटेज एरर। तो आप लोग सिंपल फ्रैक्शन और परसेंटेज पढ़ किए हैं। फ्रैक्शन किसको कहते हैं, आप पढ़े हैं, ऐसे आप करते थे, ऐसे गोल करते थे, इसको ऐसे कलर कर देते थे, तो इसको लिखते थे 1/4। दैट मींस 1 2 3 4 पार्ट है, तो उसका ये पहला पार्ट है, 1 पार्ट है, 4 गो में 1, या कहते हैं 1 है तो इसका चौथाई भाग है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि सिंस in 4 there is 1, then in 1 there is 1/4। यानी फ्रैक्शन मींस 1 1 में, देखते हैं। फिर आप प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं उसको जिसका कि ये बड़ा और ये छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको मिक्स फ्रैक्शन भी कहा जाता था, जिसमें भी वैसा नहीं होता है। तो प्रॉपर आखिर इसको क्यों कहा गया, क्योंकि एक्चुअल में फ्रैक्शन को यही रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी एक में अगर हम लोग निकालते हैं तो फ्रैक्शन होता है। जैसे इसीलिए आप क्या करते हैं, कभी 1/4 को परसेंटेज में बदलने के लिए सीधे आप 100 से मल्टीप्लाई किए हैं कि नहीं, यानी 25% क्यों किया है, इसीलिए किया है कि इन 4 देयर इज 1, इन 1 देयर इज 1/4, तो इन 100 देयर इज 1/4 into 100, यानी इन 100 तो परसेंटेज, इन 1 तो फ्रैक्शन। तो सिंपल अगर आपसे कहेगा फ्रैक्शनल एरर निकालिए, तो जैसे यहां पर हम लोग लेंथ में लिखे 4.0 ±0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब था कि इन 4.0 एरर इज 0.1 सिंस hence in 1 error is 0.1/4.0, hence in 100 0.1/4.0 into 100, तो that means in 1 में फ्रैक्शनल एरर हो गया, in 100 that means ये परसेंटेज एरर हो गया। तो अब यही जब फ्रैक्शनल एरर निकालना होगा तो सिंपल आपको एरर बटा ओरिजिनल करना होगा, ओरिजिनल वैल्यू, और जब परसेंटेज एरर निकालना होगा तो या तो आप फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें फॉर्मूला के रूप में, या एरर बटा ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 कर दें। तो इस तरह से जब भी आपको फ्रैक्शनल एरर निकालने का है या परसेंटेज एरर निकालने का है तो आप ऐसे करेंगे, जब भी एरर आपको निकालने कहेगा तो। अब आती है बात आगे, अब एक जो नेक्स्ट टर्म है वो है सिग्निफिकेंट फिगर।
सिग्निफिकेंट फिगर से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें। सिग्निफिकेंट फिगर ही पढ़े हम लोग। कुछ बातें नोट्स में एक्स्ट्रा होंगी, उसको इग्नोर करना है अभी। वो जब हम लोग सेकेंड बार जब पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन को फिर से दोबारा, तो ये सब बातें जो पढ़े वो उसको भी पढ़ेंगे, समझेंगे, और वो सब जो बातें छोड़ी गई हैं जानबूझ के उसको भी वहां पर पढ़ाएंगे, है ना। तो अभी इतना ही। नोट्स में जो कुछ एक आध बात होंगी उसको इग्नोर कीजिएगा। अगर जो पढ़ाया नहीं जा रहा है, जैसे उसमें जोड़ने, घटाने, गुना करने में भी एरर निकाला हुआ है कि अगर हम 2x और y में एरर है तो x प्लस y में कितना एरर होगा, तो वो सब बातें आपको बाद में बताई जाएंगी आज। तो फिर जब आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट क्या होता है? मतलब हिंदी होता है महत्व, और फिगर मतलब नंबर। तो सिग्निफिकेंट फिगर, और उसमें तो है क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर? तो जैसे मान लीजिए कोई लेंथ का वैल्यू लिखे आप 4.25 सेंटीमीटर, तो ये 4.2 के मामले में तो आप एकदम कंफर्म है कि 4.2 है, लेकिन 5 के लिए थोड़ा सा अनसर्टेनिटी हो सकता है कि 5 की जगह 6 भी हो सकता है, या 5 की जगह 4 भी हो सकता है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम जो कहते हैं कि 4.2 को सर्टेन डिजिट कहा जाता है, सर्टेन डिजिट, और 5 को कहा जाता है अनसर्टेन डिजिट। तो सिग्निफिकेंट फिगर इसी को कहा जाता है कि नंबर ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स टू राइट ए मेजरमेंट। यानी किसी मेजरमेंट को लिखने के लिए जितने सर्टेन और जितने अनसर्टेन डिजिट्स को, मतलब इस डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी को एक साथ सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। या एक सिंपल डिफिनेशन दे सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड टू राइट ए मेजरमेंट। यानी किसी मेजरमेंट को लिखने के लिए जितने भी डिजिट्स की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग, लेकिन ज्यादा अच्छा डिफिनेशन ये है नंबर ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स। सर्टेन मतलब जिसके बारे में हम निश्चित हो, अनसर्टेन मतलब ऐसा डिजिट जिसके बारे में हम कंफ्यूजन में कि वहां वो होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग, तो यहां पर एक नियम है कि किसी भी अगर कोई संख्या आपको दिया हुआ है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब कितने जो नंबर उसमें डिजिट्स लिखे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट है, और कितने जो डिजिट्स लिखे हुए हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका निकालने का, बनाने का एक गाइडलाइन है, एक रूल है, रेगुलेशन है, जिसको फॉलो करके हम लोग निकालते हैं। जैसे क्या है, रूल्स टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें क्या है, सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 4.456 ये सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो कितने, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4 होगा। 4 5 तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2, 4 6 7 8 9 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5। यानी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो ऑल सभी सिग्निफिकेंट होंगे। जो भी नियम याद रखने होते हैं वो जीरो के लिए याद रखने होते हैं। फिर दूसरा कहते हैं ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। कहता है कि जितने भी जीरो हैं जो 2 नॉन जीरो के बीच प्रेजेंट है, जैसे 4005 यहां भी 4, 4.0023 यहां भी 5, यानी जितने भी जीरो हैं जो 2 नॉन जीरो के बीच में है, 4 0 5 0 0 2 2 2 4 2 6, यानी जितने भी जीरो
दो नॉन जीरो के बीच में प्रेजेंट है वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। फिर आता है बात, फिर कहेंगे ऑल जीरोज प्रेजेंट लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट, इसमें एक बात और ऐड कर देते हैं, विथ और विदाउट डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस। कहता है कि ऑल जीरोज प्रेजेंट लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स विथ और विदाउट डेसिमल प्लेस आर नॉट सिग्निफिकेंट। यानी अगर 0.00456 है तो ये जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, या 00456 भी लिखे तब भी ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। यहां पर 0.00400506 है तो यहां 2 4 5 होगा, क्योंकि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है उनके बीच वाला जीरो तो सिग्निफिकेंट था, वो तो अभी हम पढ़े। लेकिन पहला नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले यानी लेफ्ट जितना भी जीरो है वो अगर डेसिमल प्लेस है या डेसिमल प्लेस नहीं भी है तो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। फिर आते हैं ऑल जीरोज प्रेजेंट राइट टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट बट नॉट ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग जीरो। कहता है कि जितने भी ऑल जीरोज प्रेजेंट राइट टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट बट नॉट ट्रेलिंग जीरो। बट नॉट ट्रेलिंग मतलब होता है लगातार, लगातार जीरो नहीं, मतलब कि जो भी 4 5 6 7 0 0 ऐसे है तो ये सिग्निफिकेंट होगा 2 2 4 2 6। यानी कि जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड वाला जितने भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन ट्रेलिंग जीरो नहीं होगा। जैसे अगर 4 5 बहुत सारा जीरो लिखा हुआ है तो यहां 2 ही होगा। लेकिन यहां एक कंफ्यूजन है, हम लोग कितने जीरो को ट्रेलिंग मानेंगे, 4 को मानेंगे कि 5 को मानेंगे कि 2 को मानेंगे कि 3 को मानेंगे, इसका कोई क्लियरिटी किसी भी बुक में नहीं दिया होगा कि ये क्लियरेंस है कि कितने जीरो को आप ट्रेलिंग मानेंगे। तो यहां पर इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किताब ही एक गाइडलाइन देता है कि आप जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, 2 4 1 5 ऐसे लिखिए इसको, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो यहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2, क्योंकि पावर ऑफ 10 को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेते हैं, पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट। तो एकदम से इस बात को यहां क्लियर कर लीजिए कि कितना जीरो हम ट्रेलिंग मानेंगे, लगातार मानेंगे, ऐसा कोई क्लियरिटी नहीं है। तो अगर आपको लिखना है तो आप साइंटिफिक नोटेशन यूज कीजिए, किताब में भी साइंटिफिक नोटेशन दिया हुआ रहेगा। अगर साइंटिफिक नोटेशन नहीं दिया हुआ है, 4 जीरो है 5 जीरो है, तब भी आप उसको सिग्निफिकेंट मानिए। याद रखिएगा इस बात, यहां पर कंफ्यूजन है। इसके बाद एक और चीज है कि अगर ट्रेलिंग जीरो है, ऑल जीरो राइट टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट बट नॉट ट्रेलिंग जीरो, लेकिन ट्रेलिंग जीरो है और विथ डेसिमल प्लेस है, ट्रेलिंग जीरोस विथ डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। यानी अगर ट्रेलिंग जीरो ही है 4.0 4.00 4.000 और डेसिमल प्लेस है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। यानी यहां सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहां 3, यहां 4। क्यों? अब यहां सवाल आता है ना कि डेसिमल प्लेस है, हालांकि इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, 4.0 का वैल्यू तो 4 ही होगा, तो यहां सिग्निफिकेंट क्यों ले रहे हैं? तो क्योंकि मेजरमेंट में ये 0 ये 0 0 ये 0 0 क्या दिखा रहा है कि यहां हम डेसिमल के 1 अंक तक नाप सकते हैं, यानी यहां सिंपल स्केल का इस्तेमाल किए हैं, यहां डेसिमल के 2 अंक तक नाप सकते हैं।
यहां डेसिमल के 3 अंक तक नाप सकते हैं। यानी ये हमारा यहां बता रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना है, ये हमारा ये बता रहा है कि कितने रिजोल्यूशन अंदर कितने डेसिमल प्लेस तक हम किसी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए ये कंसीडर किया गया है। यहां भी ट्रेलिंग जीरो है और डेसिमल प्लेस है, तो वहां ये बताता है वो किस तरह का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है, उसका लिस्ट काउंट कितना है, इसलिए इसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में लेते हैं। इसके बाद अगर आप यूनिट कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट कहीं पर कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यानी अगर कहीं पर आप यूनिट चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 25 मीटर लिखा हुआ है बराबर 2500 सेंटीमीटर लिखे बराबर 25,000 मिलीमीटर लिखे, तो यहां भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 2, यहां भी 2, यहां भी 2। मतलब आप कहीं भी सिग्निफिकेंट फिगर को नंबर को बढ़ाएंगे, भले यहां 1 2 3 4 हो गया, यहां 1 2 3 4 5 6 हो गया, लेकिन नहीं, अगर ये सिर्फ लिखा रहता अलग से तब वो 6 होता। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आप ऐसा कर रहे हैं तो वहां नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट सारे में 2 ही माना जाएगा। यानी यूनिट के ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर का इंक्रीज नहीं होता है। तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको थोड़ा सा देख के रखिएगा, कल इस पे थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा, इसका एप्लीकेशन होगा। आज इतना ही, धन्यवाद।